सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम साथियों। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर जनगणना अभियान चल रहा है और इसका प्रथम चरण 17 मई 2026 से प्रारंभ हो गया है, जो 1 माह चलेगा, जिसके अंदर प्रत्येक घर का चिन्हीकरण होगा, प्रत्येक परिवारों का चिन्हीकरण होगा और उसके दूसरे दौर के अंदर विस्तृत रूप से प्रत्येक मकान की या घर की संपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएगी। उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, खेती पर निर्भर हैं, उनके पास पक्का मकान है, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, या इनकम के क्या रिसोर्सेज हैं, उनकी मासिक इनकम कितनी है, किस जाति से जुड़े हुए हैं। इस बार जो परिवर्तन किया गया है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि इस बार जाति के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। देखने में आया है या ऐसा प्रचलन में रहा है कि 2001 की जनगणना जब करवाई गई थी तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, उन्होंने किन्हीं कारणों से अपनी जाति को बदल लिया था। उन्होंने अपनी जाति अपर कास्ट लिखवाई और जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि आगे जब सीमांकन हुआ तो दिल्ली की लोकसभा जो सीटें थी, विधानसभा की जो सीटें थी, उसमें 1 सीट कम कर दी गई। जो एससी कैटेगरी की 13 सीटें थी उसे घटाकर 12 सीटें कर दी गई। तो इसका दूरगामी परिणाम दिखाई देता है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार को मदद करते हैं, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, कि किस वर्ग की स्थिति किस प्रकार की है, इस बात का आंकलन होता है और उस कमज़ोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जो आप जाति के आंकड़े देते हैं उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि किस कैटेगरी के अंदर, किस जाति वर्ग के अंदर कितने लोग हैं और उनके आर्थिक स्तर क्या हैं, क्या उन्हें ऊपर उठाने के लिए और आर्थिक योजनाएं चलाने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप किसी भी दबाव में आकर, किसी भी मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी जाति को छिपाने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ पर की गई गलती आपकी बहुत भारी गलती होगी, जो कि आपके आने वाले समय में जो योजनाएं बनेगी उसमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। हर सरकार के लिए जनगणना के आंकड़े होना अति आवश्यक हैं, क्योंकि इन जनगणनाओं के आंकड़ों के द्वारा ही सरकारें तय कर पाती हैं कि इस देश के अंदर समरसता के लिए, इक्वलिटी के लिए और आर्थिक विकास के लिए किन प्रकार की योजनाएं, किस वर्ग को कितना बजट देने की आवश्यकता है। इस बार पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है, तो इसमें जो हमारा सुझाव ये है कि आपने यदि धर्म भी बदल दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम जो है, भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है कि आप अपने पुराने धर्म को बदल सकते हैं और नए धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े देने की जो बात है, लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि उन्होंने धर्म बदल दिया है तो अब वो अपर कास्ट हो गए हैं और उन्हें वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्यों हम अपनी जाति लिखवाएं। तो मित्रों, ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ धर्म बदलने की आज़ादी देता है, धर्म को, नए धर्म को अंगीकार करने की आज़ादी देता है, लेकिन जाति को बदलने का ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नियम नहीं है जिसके आधार पर आप अपनी जाति को बदल सकें। जाति आपके जन्म से जुड़ी होती हैं, जो पैदा होने के साथ ही आपके नाम के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है। आप अपना नाम बदल सकते हैं, आप अपना सरनेम बदल सकते हैं, आप अपना धर्म भी बदल सकते हैं, लेकिन आप जाति नहीं बदल सकते हैं। मेरी जानकारी में अभी तक इस प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में
नियम नहीं हैं जिसके तहत आप अपर कास्ट की जाति को ग्रहण कर सकते हैं या उसे अपना सकते हैं। तो चाहे आपने धर्म बदल लिए हैं, जो आप बुद्धिस्ट हो गए हैं, आप जैन हो गए हैं या आप सिख हो गए हैं, तो आप धर्म के कॉलम में आप अपना धर्म अवश्य लिखें, जिससे कि आगे चलकर ये पता चल सकें कि वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी इस देश के अंदर कितने हैं, सिख धर्म के कितने हैं, जैन धर्म के अनुयायी कितने हैं। और रहा जाति का, तो जाति के कॉलम में आपको अपनी वही पुरानी जाति लिखानी है, जिससे लाभ ये होगा कि आपके वर्ग की जब गणना होगी तो उनकी संख्याओं का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। और सरकार जब है कोई धार्मिक उत्थान के लिए कोई योजना नहीं चलाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके अंदर कोई भी सरकार धर्म के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं चला करके जाति के आधार पर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए योजनाएं बना सकती हैं और उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जितनी पारदर्शिता यदि हम इन आंकड़ों को देने में रखेंगे, उतना ही लाभ हमें और हमारे बच्चों को आने वाले समय में प्राप्त होगा। किसी भी दबाव में आप अपनी आंकड़ों को छिपाने का या मैनिपुलेट करने का कार्य न करें। ईमानदारी से अपनी जाति का उल्लेख निश्चित रूप से करें, क्योंकि जब भविष्य में इस जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तो इसी के आधार पर राजनीतिक आरक्षण तय होगा। लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाने वाली हैं, जो 2029 के नए चुनाव में जोड़ी जाएगी। वहाँ पर भी जब सीटों का रिजर्वेशन का आंकड़ा रखा जाएगा या तय किया जाएगा, तो ये जातिगत आधार पर जो जनगणना की जा रही है ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। जिस वर्ग की जितनी अधिक संख्या होगी, उस वर्ग को उतनी ही संख्या में सीटों का रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या वो विधानसभा हो या नीचे की लोकल चुनाव का स्तर हो। इसलिए इस बात से भयभीत न हो कि आप किस जाति के हैं और लोग क्या कहेंगे। इसे नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की वास्तविक स्थिति के आंकड़े, जनगणना के जो प्रेरक आपके घर आ रहे हैं, उन्हें सहयोग दें। सरकार का संबल बने कि सरकार को जब हम सही सूचनाएं ही नहीं देंगे तो निश्चित रूप से बनाई जाने वाली भविष्य में जो योजनाएं वो भी निराधार सिद्ध होगी। क्योंकि कहने का तात्पर्य है, जनसंख्या, लोकतंत्र में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिन लोगों की संख्या अधिक होगी उन्हें अधिक हक और अधिकार दिए जाएंगे। जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनमें उनकी भागीदारी बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि जब भी जनगणना के प्रेरक आपके घर आएँ तो उन्हें पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें। उनकी आइडेंटिटी चेक करें, उनका आई कार्ड चेक करें। उसके पश्चात उन्हें विस्तार से अपने जो भी सूचनाएं जो एकत्रित की जा रही, उन्हें विस्तृत रूप से सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारा समाज का सही आंकड़ा सरकार के सामने आ सके और हमारे परिवार के विकास के लिए सरकार सही और कारगर योजना बना सके और आने वाले राजनीति के अंदर भी सही तरीके से हमारे रिजर्वेशन दिलाए जा सकें, आंकड़े उपलब्ध कराए जाए। ऐसा हम आपसे अभिलाषा करते हैं कि जब भी कोई लोग जो प्रेरक जनगणना करने वाले व्यक्ति आपके घर आएँ तो उन्हें सम्मान दें और उन्हें सही और सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएं और अपनी जाति का सही उल्लेख उस रिकॉर्ड में करवाने का प्रयास करें। सभी को बहुत बहुत साधुवाद।